नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। आज हमारे साथ जो व्यक्ति हैं उनका परिचय कराने से पहले मैं थोड़ी सी आपको भूमिका देना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। एक तो ये है कि आपने पानीपत के 3 युद्धों के बारे में सुना होगा। शायद ही हरियाणा का कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसने पानीपत के 3 युद्धों का ना पता हो, और तीनों के तीनों युद्ध भारत का भविष्य तय करने वाले युद्ध थे। 1526 का युद्ध बाबर और लोधी के बीच में हुआ, जिसमें लोधी की हार हुई, बाबर की जीत हुई। 1556 का जो युद्ध है वो अकबर और विक्रमादित्य हेमू के बीच में हुआ, जिसमें हेमू की हार हुई और मुगल सल्तनत की जो बुनियाद है वो भारत में मजबूत हुई। 1761 का युद्ध आपको पता है, मराठों के बीच में हुआ और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ, जिसमें अब्दाली की जीत हुई। अब मेरे हाथ में ये एक किताब है और इस किताब को मैंने आज ही पढ़ के ख़त्म किया है, क्योंकि किताब करीबन ये 518 पेज की किताब है ये। और जो किताब हेमू पे लिखी गई है, और ये किताब जिन्होंने लिखी है वो शख्स मेरे साथ बैठे हैं, राजेश कौशिक जी, मानहेरू से। राजेश जी, आपका गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर स्वागत है। थैंक यू सर। धर्मेंद्र जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको भी नमस्कार, और धन्यवाद। आपके चैनल के तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, प्रणाम। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा, क्योंकि हेमू का नाम हम बचपन से सुनते आए हैं, पर हेमू इतने विलक्षण योद्धा थे ये आपकी किताब को पढ़ के पता चला। क्योंकि अगर मैं पानीपत किताब नहीं पढ़ता तो मुझे पता नहीं चलता कि भाऊ कितने वीर योद्धा थे। तो पानीपत के दूसरे युद्ध पे आधारित ये जो किताब है हेमू, ये एक आई ओपनर बुक है, आपने लिखी है, और आपको बहुत बधाई हो इसके लिए। बहुत ही शानदार किताब आपने लिखी है और एक विलक्षण योद्धा के साथ आपने न्याय किया है। अब मैं इससे संबंधित ही आपसे आज बात करूंगा। सबसे पहले तो सर, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि हेमू कौन थे। धर्मेंद्र जी, आपने मेरी पुस्तक पढ़ी, इसके लिए मैं आभारी हूँ आपका। आज जो युग है उसमें पाठन के प्रति रुझान कम है जी। जो सोशल मीडिया आया है या मीडिया के दूसरे साधन आए हैं, तो लिटरेचर को पढ़ना बहुत थोड़ा कम हो रहा है। आप जैसे लोग जो साहित्य में रुचि रखते हैं, आपने पाटिल साहब को पानीपत पढ़ा है, तो निसंदेह मेरी किताब इतिहास पे थी, इसलिए आपकी नज़रों में चढ़ गई और आपने पढ़ ली। तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, और आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश करूँगा कि देखिए, आप कह रहे हैं कि भाऊ कितने बड़े योद्धा थे। भाऊ पूना से चल के आए थे, पानीपत पहुँचे थे जी, और 1761 से आज इतने दिन के बाद आपने उनके बारे में जाना है। ये सिर्फ साहित्य की देन है। बिल्कुल जी। साहित्य के माध्यम से आप उसे जान पाए हैं। तो अगर हमारी पीढ़ियों को हमें जागृत करना है, हमारे भविष्य के लिए उनको प्रेरित करना है, तो निसंदेह हमें साहित्य पढ़ना पड़ेगा, और साहित्य में भी इतिहास पढ़ना पड़ेगा। तो जहाँ तक बात हेमू की है, तो हेमू को हमारे पाठ्यक्रमों में भी शामिल रहा है। जब मैं स्टूडेंट था 10वीं का, तो उस वक्त मैंने हेमू के बारे में पढ़ा था, और बहुत छोटी सी एक इनकी एक कहानी आती थी कि हेमू जो है वो पानीपत के युद्ध में था। वो हाथी की अमारी में बैठा हुआ था, एक तीर भटकता हुआ उसकी आंख में आकर लग गया, और वो उसमें उनकी शहादत हो गई। तो उसी वक्त मुझे ये लग गया था कि उसमें से एक चीज़ लिखी हुई थी कि ये हेमू जो है वो बढ़िया था। तो उसमें आपकी किताब में भी हर जगह बकाल शब्द का इस्तेमाल होता है, ये जब उनके दुश्मन उनके बारे में बात करते हैं। ये जो उस वक्त के इतिहासकार थे, जो मुगलकालीन इतिहासकार थे, जो इतिहासकार उस वक्त क्या होते थे, वही उनके दरबारी लोग होते थे। वो उनको सैलरी मिलती थी इस बात की, या उनको इस बात के लिए उनको आजीविका का प्रबंध कर देता था द किंग, और वो उन्हीं की प्रशंसा में गीत लिखते थे जी, उन्हीं की प्रशंसा में इतिहास लिखते थे। इसलिए हमारा बहुत सारा इतिहास आपको डिस्टोर्टेड मिलेगा, उसमें कुछ हद तक सच्चाइयाँ नहीं होती। वो अपने आश्रयदाता का गुणगान करने के लिए बहुत सारे विजेता अपना इतिहास खुद लिखते थे। हाँ जी।
तो हेमू के बारे में मैं उसी वक्त थोड़ा सा मुझे ये लगा था कि यार ये मैं दिमाग में मेरे ये आया कि ये लड़ाई लड़ना तो जो है ना राजपूतों का, योद्धाओं का, जाटों का, मार्शल्स कौम का, सरदारों का, इनका काम होते, बढ़िया कहाँ से फंस गया इसमें। तो मैं उस वक्त मेरी तुच्छ बुद्धि थी, बच्चा था, तो मुझे लगा कि ये तो इस बंदे ने मुझे उसी वक्त हांट करना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद मैं जो है इतिहास का एक विद्यार्थी भी नहीं रहा 10वीं के बाद से। मैं बाद में किसी और स्ट्रीम ऑफ लाइन में चला गया था जी। लेकिन मैंने इतिहास 10वीं के बाद नहीं पढ़ा, बातें विलुप्त हो गई। उसके बाद मेरे पिताजी जो हैं वो ये पॉकेट नावल पढ़ते थे। हाँ। जब मैं 10वीं का स्टूडेंट था उसी वक्त मैंने देखा कि वो गुलशन नंदा, मेरे पास भी कुछ रखे हैं। हाँ हाँ, उस प्रकार के पढ़ते थे। और जब मैं कभी उनको उठा के पढ़ता था तो कहते थे बेटा ये तेरे पढ़ने की चीज़ें नहीं है। मुझे उस वक्त ज्ञान नहीं था कि क्या चीज़ें क्या नहीं है, पर थोड़ा सा और उसके बाद हुआ तो मुझे पता लगा कि ये क्या चीज़ें हैं। तो मुझे लगा कि मेरे पिताजी जो है वो इतिहास या साहित्य पढ़ने के शौकीन हैं, पर उनके हाथों में सही प्रकार का साहित्य नहीं आ रहा है। तो जब मैं एमए इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट था तो मैं दिल्ली जाता था किताबें लेने के लिए नई सड़क पे। तो वहाँ मुझे एक आधे ये ऐतिहासिक उपन्यास मिलने शुरू हुए। तो मैंने पहला उपन्यास सोमनाथ खरीदा उनके लिए, आचार्य चतुरसेन कल के। और मैंने कहा पिताजी आप ये पढ़िए। तो उन्होंने कहा यार बोले अभी तक तो जो है ना हम बोले बस अड़ंगा ही पढ़ रहे थे, ये चीज़ आपने ला के दी है, ऐसी और ला के दो। तो धीरे धीरे मैं उनको जो है ना आचार्य चतुरसेन का, वृंदावन लाल वर्मा का और जितने भी हमारे ऐतिहासिक उपन्यास का पढ़ते, उपन्यास ही थे वो, फिक्शन में ही पढ़ते थे। तो जैसे वैसे इतिहास की किताब ला के दे दी तो वो नहीं पढ़ते थे। तो वृंदावन लाल वर्मा फिक्शन में पढ़ना रुचिकर होता है जी। तो धीरे धीरे उन्हें काफ़ी मेरे पास उस टाइप की किताबें इकट्ठी हो गई। तो एक दिन बोले जब भी वो कोई किताब पढ़ते थे तो मुझे कहते थे कि आपने ये पढ़ी हैं। तो मैं एक आधी पढ़ लेता था, एक आधी नहीं पढ़ता था। और फिर ये मराठी जो लेखकों के किताबें आनी शुरू हुई, विश्वास पाटिल की, आपके वो तो एक पूरी श्रृंखला है। शिवाजी सावंत हैं, नागनाथ इनामदार हैं, काका विदाते हैं। तो इनकी सारी किताबें मैंने ला कर दी उनको। तो वो पूछते थे कि आप पढ़ते हैं? तो मैंने कहा हाँ। तो बोला इसमें क्या लिखा है? तो मेरी झूठ पकड़ी गई। तो उसके बाद फिर मैंने उन सभी का अध्ययन लगभग 2-3 महीने में 100-125 किताबों का, ये 15-20 साल पुरानी बात है ये, उस वक्त कर दिया मैंने अध्ययन। और उस वक्त फिर ये हेमू मेरे सामने आया अचानक ही। मेरे फादर ने पूछा कि यार अपना हरियाणा का तो एक ही हीरो है जिसने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, उसके ऊपर कोई किताब लेके आओ। तो मैं राजकमल प्रकाशन में, राजपाल में, प्रभात में, इधर दरियागंज में सब जगह धक्के खा लिए। उस वक्त मुझे कोई किताब इन पर उपलब्ध नहीं है। तो मैंने कहा पिताजी कोई किताब मिली नहीं मुझे उन पर। तो बोले यार तू पढ़ा लिखा लिख ले। मैंने कहा ये तो लिखना तो बहुत बड़ी बात होती है, मैं इतना पढ़ा लिखा हुआ, मैंने पढ़ा लिखा कुछ नहीं है। नहीं बोले यार लिख सके। तो उन्होंने मेरे को 2-4 बार कहा और मैं फिर इसकी व्यक्ति की खोज में निकला। किताबें ढूंढी मैंने, लाइब्रेरी से ढूंढी, नेट पे ढूंढी, इनका जाना। रिवाड़ी गया मैं इनकी हवेली में, वहाँ एक भार्गव इनके परिवार के हैं। है रेवाड़ी में हवेली? हाँ, हवेली है जी, वो टूटी फूटी अवस्था में जिसे कुतुबपुर कहते थे। हाँ कुतुबपुर पुराना नाम था रिवाड़ी का उस वक्त का। तो हवेली है अभी उसमें, उसके जर्जर हालत में है। हालांकि सुधीर भार्गव जी इनके केयरटेकर हैं उसके। अच्छा। और वो रिवाड़ी में ही रहते हैं सुधीर भार्गव जी, उसी फैमिली के। उनकी जो बहन थी, उनके हेमू की एक बहन थी पूर्णिमा। अच्छा। वो उसी फैमिली से, उसी की पीढ़ी में है वो। और वो उन्होंने एक हेमचंद्र नाम की फाउंडेशन बना रखी है। अच्छा। मेरे को भी उन्होंने एक बार काफ़ी, जो वहाँ हैं काफ़ी लोग हैं, एक राव साहब है वहाँ, उन्होंने अपने पेट्रोल पंप के सामने हेमू की ही प्रतिमा बनाई हुई है। तो अच्छा। काफ़ी लोग हैं जो वो हैं। तो वहाँ से भी मैंने, लेकिन मुझे ऐसा कोई
चीज़ें नहीं मिली जिसका आधार ये 500 किताब की 500 पेज की पुस्तक बन लिखी जा सके। उसके बाद मैं एक बार संयोग से रामपुर रजा लाइब्रेरी गया। ये यूपी में है रामपुर। वहाँ मुझे कुछ ऐसे एक दाढ़ी वाले व्यक्ति थे, उन्होंने मौलाना जी, उन्होंने बताया मुझे कि फारसी में या उर्दू में कुछ उस वक्त के इतिहासकार हैं, उनकी किताबें हैं, कुछ का हिंदी अनुवाद भी हुआ है। अच्छा। लेकिन वो बहुत पहले हुआ है, 1930, 40, 45, 50, 60 के आसपास में। उसके बाद से कोई याद नहीं आता हुआ। और उन्होंने तो मुझे बाबर के हाथ के भी हस्तलिखित जो है, अच्छा, उनकी जो शेर था दिखाया था, वो शेर था उनका, बदबख्ती मेरी जान की दुश्मन बला हुई, हर काम मेरा बिगड़ा खता पर खता हुई। तो ये शेर उनका बाबर का हाथ से, उनके खुद के हाथ से लिखा हुआ उनकी पांडुलिपि में उन्होंने मुझे दिखाया था। तो कहता है यहाँ बहुत सारा ऐसी चीज़ें पड़ी हैं कि इनको कोई अनुवाद कर ले। तो वहीं से उनसे मैंने पूछा, 2-4 किताबों के नाम लिए, उनका अनुवाद देखा इधर उधर से। फिर उन्होंने कहा कि एक बंदा है यहाँ, वो जो 300 रुपये पेज के लेगा, एक पेज का अनुवाद कर देगा। अच्छा। मैंने करवाया उससे 1-2-4 पेजों का, 20-30-50 पेज का, जो मुझे लगे कि आप इसके बदले में, लेकिन वो भी इतना मटेरियल मज़ा नहीं आया, था नहीं मटेरियल जिसका कि आधार। फिर मैंने जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है वहाँ से खोज करनी शुरू की। 10-12 साल इसमें 10-12 साल लग गया आपको किताब लिखने में? हाँ जी, काफ़ी जगह भी गया मैं जॉब करता था, तो शुक्रवार को शाम को 5 बजे अपने यहाँ से एक ट्रेन भिवानी से चलती थी, वो सीधा कानपुर जाती थी, कानपुर से फिर आगे और इधर उधर मैंने ये सारा घूमया। और सोमवार को सुबह वापस 9 बजे पहुँचती थी ट्रेन, वो जिसको गोरखधाम कहते हैं। हाँ, गोरख से वापस आता था। उसके बाद गाड़ी से भी मैंने उन जगहों का घूमा जहाँ ये चीज़ें थी। 3 दिन में काफ़ी मेरे दोस्त भी थे 1-2 जो मेरे साथ जाते थे घूमने के लिए। तो मैं खासकर जो चुनार का किला है, हिमू का जो एक योद्धा के रूप में, वहीं चुनार के किले से उनका शुरुआत हुई है, ग्वालियर और यहाँ से। तो चुनार तो आदिल शाह को उन्होंने ही भेजा था कि आप चुनार जाओ। हाँ, आदिल शाह की राजधानी पहले ग्वालियर थी। तो इन्होंने, आदिल शाह ने क्या, वो अपने 12 साल के सगे भाणजे का कत्ल करके वो गद्दी पे बैठा था जी। तो वहाँ मुबारिज आप सही कह रहे हैं। आदिल शाह का जो नाम मुबारिज था, आदिल शाह शेर शाह सूरी के लड़के का नाम था। और ये मुबारिज है, ये शेर शाह सूरी के भाई निजाम का लड़का था। तो जो शेर शाह सूरी का लड़का था, जो आदिल, वो बड़ा लड़का था और इस्लाम छोटा लड़का था। तो जब शेर शाह की डेथ हुई कालिंजर के किले में, तो वो रणथंभौर था आदिल, और इस्लाम शाह वहीं उसके पास ही था। तो सारे कोर्टियर ने मिल मल के, कि उस कोर्टियर क्या करते थे कि वो ऐसे कुकिंग बनाना चाहते थे जो बाद में उनको पपेट की तरह नचा सके। तो उन्होंने छोटा छोटा लड़का था उसका, शेरशाह का, उसकी ताजपोशी कर दे आदिल को दरकिनार करके। तो ये उसके भाई का लड़का था निजाम का। और इसने कहा कि भाई ये नाइंसाफ़ी हुई आदिल शाह के साथ जी, और आपने गलत किया। तो जब इस्लाम शाह की डेथ हुई तो उसका लड़का फिरोज एक इकला वारिस था वो शेरशाह सूरी का। तो उस फिरोज को लड़के की ताजपोशी करा दी। ताज खान, फरमुल्ली जो घराने के लोग थे, जो कोर्टियर थे, पावरफुल कोर्टियर थे एट दैट टाइम। तो इसने इसको बुरा लगा कि भाई नहीं, उसके हक मारा जा रहा है। एक्चुअली में ये चीज़ें हैं, लेकिन राज करने की इच्छा हर एक आदमी को होती है जी। तो इसने उस बच्चे का कत्ल करके और ये राजा बन के बैठ। हेमू ने उनको बहुत अड़काया। हाँ, हेमू नहीं, कुछ जो इतिहासकार, मुगल कालीन इतिहासकार हैं, वो तो लिखते ही हैं कि हेमू इंस्टिगेटेड। कि वो उसके बचपन में, हेमू से 10-12 साल छोटे थे ये सारे बच्चे। तो ये हेमू
शेरशाह सूरी के घर आता जाता रहता था जी। इनके पारिवारिक रिलेशंस थे, बिजनेस रिलेशन थे, बिजनेस क्योंकि ये रिलेशन, सोरा का काम करते थे। बिजनेस रिलेशन भी थे। बहुत पीछे की बात है, इस किताब से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो बहुत पीछे की बात है। जब ये शेरशाह सूरी का दादाजी थे इब्राहिम सूरी, वो कोई बहुत बड़े वो नहीं थे। वो जब रो से चले, रो है अफगानिस्तान में एक जगह, तो वो क्या करते थे कि वो घोड़े पालते थे। और घोड़े किस तरीके से पालते थे कि बड़े बड़े जमींदार लोग थे, वो कहते थे जी ये मेरे 100 घोड़े हैं, ये पाल लो आप, इसमें से इन घोड़ों के जो बच्चे होंगे ना वो आधे आधे अपने, आप मेरे घोड़ों को पाल लो। जैसे आज अपने भेड़ बकरियां राजस्थानी नहीं पढ़वाते, गायें पढ़वाते हैं, ये दे सेम सिस्टम यही था। तो वो घोड़ों के पालने वाले, मतलब उनको क्या कर रहे हो, चरवाए कह लो उनको। तो जब ये आए यहाँ माचारी गांव में, अलवर के पास माचारी गांव है जहाँ का हेमू का जन्म स्थान, जन्म स्थान है उनके, उसके पूर्वजों का जन्म स्थान। मचारी में कुछ है उनका भी बचा हुआ है? माचारी में ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन लोग जानते हैं, अभी जानते हैं कि यहाँ से है। एक माचारी में एक कुआं है, वो कुआं मैं गया उस कुएं के अंदर भी जी। और उस कुएं के अंदर बड़ी विचित्र चीज क्या है कि उस कुएं के अंदर एक शिव मंदिर है। अच्छा, जैसे हम कुएं के अंदर, कुआं से अंदर जाएंगे अंदर एक शिव मंदिर है। और माचारी गांव में ही एक छोटा सा हट्टी बाबा का मंदिर है, गोपाल दास का मंदिर है, वो भी हेमू के समय में ही बना था। उसके अंदर भी अंडरग्राउंड एक शिव मंदिर है। अच्छा, उस शिव मंदिर में वो मुगलों से बचने के लिए बाबा ने, जो बाबा था, वो बाबा की भी बड़ी इनके साथ जुड़ाव है, वो भी मेरी पिछली किताब का संबंध से, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, बचपन की उनकी चीज़ें। जो नेक्स्ट किताब आएगी आपकी, हाँ, ये क्या है, ये किताब शुरू होती है हेमू एक विलक्षण योद्धा। इसमें उन्होंने 23 युद्ध लड़े हैं हेमू। ठीक है जी। 23 युद्ध लड़े हैं, 22 जीते उन्होंने। 22 जीते हैं, 23वां लास्ट ये पानीपत का युद्ध था। 15 युद्ध उन्होंने, जब आदिल शाह राजा बना तो उसके कोर्टियर्स ने, जितने उसके सूबेदार थे, यानी सूबेदार में सबने विद्रोह, चीफ मिनिस्टर कह लो आप उस समय का, सूबा यानी कि एक प्रांत, उस प्रांत का जो मुखिया होता था वो इख्तेदार या सूबेदार होता था। तो उन्होंने इसको राजा मानने से मना कर दिया, इनकार कर दिया कि ये ही इज ए मर्डर ऑफ ए इनोसेंट चाइल्ड, और ये शेरशाह सूरी का वारिस नहीं हो सकता, ये सूर सल्तनत का शहंशाह नहीं मानेंगे हम इसे। तो उसमें ताज खान, इब्राहिम खान और मोहम्मद गुरिया, सिकंदर सूर, अहमद सूर, ये सारे उनके फैमिली के ही आदमी थे सारे, तो अफगान थे ये सारे। तो इन्होंने इसको कहा कि भाई नहीं, हम इसे मानेंगे नहीं और इसको हटाओ इस शासन से। तो हेमू उस वक्त, जब ये 30 नवंबर 1553 को इस्लाम शाह की डेथ हुई, हेमू उस वक्त जो है पंजाब, जिसको हम लाहौर कहते हैं, वो लाहौर वाला एरिया था अपना, आज का जो पंजाब है, और पाकिस्तान का जो लाहौर का एरिया, लाहौर पेशावर दीपालपुर का एरिया था, वहाँ का ये गवर्नर था उस टाइम, हेमू जी इस्लाम शाह के शासन में। तो जब इस्लाम शाह की डेथ हुई तो उसे पता चला, तो वो वहाँ से चला, 10 दिन में आके यहाँ पहुँचा, तो देखा कि उसने काफ़ी चीज़ें खट चुकी हैं। ये इस्लाम शाह के लड़का जो है फिरोज का, उसकी ताजपोशी हुई, 3 दिन उसने शासन किया, तीसरे दिन रात को उसके मुवारिज ने, उसके सगे मामा ने उसका मर्डर कर दिया, और अब आदिल शाह जो है वो सिंहासन पर बैठा हुआ है। और बीच में उसने जब भी कोई सत्ता परिवर्तन होता है तो आदमी अपने मोहरे हर जगह फिट करता है। तो एक उसने ट्रांसफ़र करनी चाहिए फार्मूले की, तो वहाँ ओपन कोर्ट में ही कत्लेआम हो गया। ये किताब वहाँ से शुरू होती है। तो जब हेमू आया तो उसने देखा कि ये चीज़ें हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। हेमू जो है वो उस वक्त तक एक पॉलिटिशियन भी हो चुका था, क्योंकि सूबेदार लगा दिया, चीफ मिनिस्टर बना दिया किसी प्रांत का, वो पॉलिटिकल आदमी। लेकिन वो एक ट्रेडर भी था। जो रॉयल आर्मी थी, उस आर्मी में जो भी खाने पीने की चीज़ें, बारूद का भी, और उसकी अपनी गन की फैक्ट्री थी। अच्छा, जिसमें छोटी गनें भी, तोड़ेदार बंदूकें बनती थी, छोटी जंबूर का, सुपरनाड़ी,
इस टाइप की छोटी जो बंदूकें वो गन बनती थी, जिनको ऊंट के पे लेके चलते थे। अमूमन 30-35 किलो की होती थी वो, और उसका ऊंट के ऊपर उसको लाद के चलते थे, क्योंकि उसको 2 आदमी चाहिए थे चलाने वाले जी। और उनका काम क्या होता था कि वो 4-5 राउंड फायर करती थी, इतनी टेक्नोलॉजी, फिर वो गर्म हो जाती थी। हाँ, फिर वो गर्म हो जाती थी। तो बस उनका क्या था कि फटाफट जो है इनसे हमला किया जाए, और 4-5 राउंड की हमलावर, तो वो उसके गोले बड़े जो है ना, वो उनको तोप के ऊपर मारते थे। वो उछल के सेना के बिल्कुल मध्य भाग में गिरते थे, उससे मरते 2-4 आदमी ही थे, लेकिन आतंक उसका इतना हो जाता लेकिन था। उससे तोपची मर जाते थे ना, तोपचियों को निशाना, एमओ की खास नीति यही थी कि सामने वाले के तोपची को निशाना बनाओ। तो उसकी गन की भी फैक्ट्री थी। जो आर्मी के और असला हैं, हथियार हैं, जैसे उस वक्त जो पहनते थे शिरस्त्राण बोलते थे, जो सिर के ऊपर का टोपा वो भी बनता बनाते है, थे। हाँ, वो भी बनाते थे। तलवारें भी, ढाल भी। ढाल से इसने काम शुरू किया था। सबसे पहले सिकंदर लोधी को इसने कहा था कि तेरे सैनिक जो हैं तलवार लेके लड़ते हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है, इसलिए तेरी हार होती है। इतनी बार जो है आपने मान सिंह के ऊपर, तोमरों के ऊपर हमला किया, ग्वालियर के ऊपर, और जीत नहीं पाए। वो कारण यही है कि ढाल नहीं है उनके पास। जब 1 to 1 फाइट होती है, जब द्वंद्व युद्ध होता है, तो ढाल बचाती है, ढाल रक्षा करती है। ऑफेंस जो है वो ढाल ही देती है, डिफेंस उसको ढाल देती है। तो वो ऑफेंसिव जो आपकी नीति है वो कामयाब नहीं है यहाँ। डिफेंस भी चाहिए एक आपको। उसने कहा ठीक है, बनाइए, ढाल बनाइए। तब से उसने ये चीज़ शुरू की थी। नहीं तो उसके फोरफादर जो है, सोरा जो है, वो जमीन में ये नमक का व्यापार करते थे। सोरा भी कैसे इनका निकलता है मैं बताता हूँ आपको। और नमक कोई ये खाने वाला नमक नहीं था। ये नमक किस काम आता है? जब युद्ध होता है तो बहुत सारे घोड़े, कैजुअलिटी बहुत होती है, उनकी कैजुअलिटी बहुत होती है। और उस वक्त जो है ना, लोग जानवरों को प्यार बहुत करते थे। अपने घोड़े को महाराणा प्रताप चेतक घोड़े के नाम भी रखते थे, और बच्चे की तरह उनको पालते थे। और जब उनकी कैजुअलिटी हो जाती थी तो उसको दफनाते थे, तो उसके ऊपर नमक डालते थे। आज भी डालते हैं, आज भी डालते हैं हमारे गाँव में। अगर हमारा पेट कोई मर जाए तो हम उस नमक डालते हैं उसमें, आज भी वो ताकि उसको जल्दी जो है वो डिजोल्व हो जाए, गल जाए। तो ये उस टाइप के साल्ट के, तो वो साल्ट पड़, जब युद्ध कभी होते थे, साल्ट खरीद लिया इन्होंने। साल्ट खरीद लिया तो साल्ट कोई कमरे के अंदर तो रखने की चीज़ नहीं है, वो बाहर, और माड़े टाइम में बेचना है। हाँ, कोई, हाँ, वो मरों पे डालना है, तो वो तो बुरा, उससे बुरा टाइम क्या होगा? नहीं, बिकेगा जब ही ना, जब युद्ध होगा जब ही तो इतनी सारी कैजुअलिटी होंगी। तो और एकदम युद्ध हो जाए, आपके पास 1 किलो भी नमक नहीं तो 2 दिन में कहाँ से ले आओगे फिर? वो तो चाहिए उसी वक्त ना जी। तो इसलिए बड़े बड़े नमक के वो कर लेते थे, इकट्ठा कर लेते थे अपने किसी एक खुले मैदान में। और जब बारिश होती थी तो वो नमक के ऊपर पानी पड़ता था, तो उसके अंदर से ही वो जो सोरा निकलता है। अच्छा। आज भी आपने देखा होगा नेचुरल तरीके से कि जो ऐसी ज़मीन होती है जो जिसमें खारी ज़मीन, अपने खारे खेत बोलते हैं, उसमें पानी डाल दो तो उसमें जब वो सूखेगी तो सफ़ेद सफ़ेद सी पपड़ी आ जाएगी, वही सोरा है। अच्छा। वही गन पाउडर है। तो वो चीज़ें उनका बाई प्रोडक्ट था उसका। उस वक्त इतनी, ये तो गन पाउडर तो आप यूँ कह लिए कि युद्ध में गन पाउडर का बारूद का प्रयोग बाबर ने सिखाया, उससे पहले कोई नहीं था। उससे पहले कुछ नहीं था। बाबर तलवार की लड़ाई, भाले की बाबर ने भी जो पहली बनाई थी जबरदस्त तोप गाजी, उसमें भी पहले पत्थर के गोले डलते थे। ये पहली तोप थी गाजी? हाँ, गाजी पहली तोप थी। उसके बाद जबरजन और काफ़ी नाम देते थे अपनी तोप को कोई भी, तो गाजी इसकी तोप थी उसमें। तो उनमें सिरों में पत्थर के गोले डलते थे। बाद में इसके गन पाउडर बाद में यूज हुआ है, तो उसके बाद इसकी डिमांड बढ़ी है। उससे पहले ये कह रहे हैं कि गन पाउडर के व्यापारी थे, टेक्निकली प्रूव नहीं हो रहा कि गन पाउडर था तो किसी और चीज़ में यूज होता होगा। बाकी इस युद्ध शैली में तो बाबर के बाद से ही 1526 में बाबर यहाँ इंडिया में आया है, तो 1526 के बाद ही ये मेरी उसमें, मैंने पहले और थोड़ा सा पीछे भी गया हूँ, तो हाँ कोई ऐसा इस टाइप का कि भाई गन पाउडर, या पुर्तगाली जो आए हैं, पुर्तगाली लोग जो आए हैं, उन्होंने फिर इसका सही, उन्होंने तो भरपूर इस्तेमाल किया, उन्होंंने पूरा इस्तेमाल किया है। आगे थे उस वक्त तक, मुँह के समय में पुर्तगाली आगे थे जी। तो
हेमू का जो है ना, ये किताब मेरी वहीं से शुरू होती है। इसने 15 युद्ध जो आदिल शाह के खिलाफ विद्रोह हुआ, उनको दबाया, उनके उसके जो कोर्टियर्स ने किया, जो उनके सूबेदार थे उन्होंने किया, या उनको दबाने के लिए। और 7 युद्ध इन्होंने हिंदुस्तान में स्वराज की स्थापना के लिए, हिंदू शासन के लिए लड़े, उसमें मुगलों के साथ लड़े उन्होंने। तो ये इसकी 23 युद्धों का इसमें वर्णन है। जी बिल्कुल, सिलसिलेवार वर्णन है इनका, और बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाला विवरण है वो। तो ये हर युद्ध का ऐसे लगता है जैसे किताब पढ़ रहे होते हैं ना, कि उसमें ऐसे लगता है पार्टिसिपेट कर लिया हमने। मैंने बस सिर्फ इस पे क्या ध्यान दिया कि हेमू की एक विशेष स्ट्रेटजी होती थी। वो एक स्ट्रेटजी के तहत युद्ध लड़ता था। वो पहले कागज पे युद्ध लड़ता था, आप यूँ कह लो। अच्छा, वो पूरी प्लानिंग करता था। वो एक एक आदमी का रोल डिसाइड कर देता था कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, ये इशारा है मेरा। और उसका जो मिलिट्री सिस्टम है वो बड़ा जबरदस्त था। तभी तो गोरिया को उन्होंने कैंप में ही मार दिया, जबकि वो युद्ध हारने वाले थे। हाँ, गुरिया जो है वो मोहम्मद शाह गुरिया उस वक्त बंगाल का गवर्नर था। उससे पहले काजी फजीलत था, वो हटा दिया था। ईसा खान नियाजी ने उसको कुछ षड्यंत्र करके उसको फजीलत को वहाँ से हटा दिया था। ही वॉज नॉट ए कैपेबल पर्सन, तो इसलिए भी हटा दिया था उसने। तो गुरिया वाज ए पावरफुल पर्सन। और गुरिया जो है सूर था तो शेरशाह सूरी का उन्हीं के उसकी फैमिली में था, उसकी कबीले में सारे अफगानी हैं। हाँ, अब कबीले थे। ये सूर कबीला है, यूसुफ जाई कबीला है, कोई कबीला है। ये कबीले के थे इनके अपने। एक क्लैन होता था, जैसे हम गोत्र कह देते हैं, खाप कह देते हैं, ये उस खाप का है, ये उस खाप के है, उस गोत्र का है। तो ये उसी मतलब हेरिडिटी में था, उसी खानदान से था। तो उसने देखा कि ये मुबारिज राजा बन गया, ये तो गलत हुआ भाई, उन्होंने विद्रोह कर दिया। उसने सेना इकट्ठी की, काफ़ी सारी। उनकी तो कहते हैं 1 लाख की सेना। हाँ, 1 लाख की पूरी सेना उसने। उसके साथ ताज खान भी मिल गया था ना जाके। सबसे पहले विद्रोह तो ताज खान ने किया था। ताज खान पिटता वहां पहुंच गया। ताज खान जो है, ताज खान, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ये पूरी किताब लिख चुका था। एक चैप्टर मुझे इसमें बाद में लिखना पड़ा पूरी किताब लिखने के बाद। अच्छा, ताज खान वॉज द फर्स्ट रेबेलियन, मैंने इसमें कहा। तो हुआ क्या कि मैं रात को ऐसे 11-12 बजे होंगे लिख रहा था। तो एक मुझे लगा कि किसी एक आदमी ने मेरे को कहा, बोला यूं सुना मुझे कि भाई तेरी क्या औकात है कि तुम मुझे क्या ऐसा कह दे। मुझे ये शब्द सुनाई दी। तो मैं सोचा कोई गली से निकल रहा था। हालांकि मेरा जो घर है उसके सामने से रेयर व्यक्ति निकल सकता है, क्योंकि वो लास्ट मकान है, गली का बंद है, जैसे 4 ही मकान है उसमें। तो तेरी क्या औकात है, ये सुना आपको? हाँ, तेरी क्या औकात है कि तूने मेरे को ऐसा कह दिया। और रात को मुझे लगा कि ताज खान था वो। तो कहता कि मैंने रेबेलियन किस लिए किया, आपने तो मेरे को बिल्कुल विलन बना कर रख दिया। तो मैंने फिर रिसर्च की उसकी, तो उसके पीछे गया, उसको क्या था वो बंदा। तो वो ही वॉज ए रॉयल पर्सन। वो चाहता था ताज खान कि ये जो किंग बना है ये गलत बना है। और आज शेरशाह सूरी का कोई आप करें ओरस जो वंशज हमारे सामने नहीं है, तो एक सभी लोगों की एक बैठक की जाए, और उस बैठक में जो है ये तय हो जमहूरियत के तरीके से, डेमोक्रेटिक वे से, एक हम जो है ना अपना राजा चुने, वो एक राजा हम चुना। ये इंटेंशन थी उसकी। लेकिन आदिल शाह ने जिस प्रकार के लोग उसके साथ थे, सरमस्त खां, सूरोबन्नी जैसे लोग जो बड़े दांत हत्यारे थे, तो उसने देखा कि ये तो बात बनेगी नहीं ऐसे, तो ये जमहूरियत वाली बात ये सुनने वाला है नहीं। तो यहाँ से निकलें और इसको प्रेशराइज करें इस बात के लिए, इस पर दबाव बने, तब बात बढ़ेगी। तो ये सोच के उसने विद्रोह किया था। लेकिन जैसे हेमू आया तो हेमू को तो लगा कि ये एक अवसर है मेरे लिए कि मुझे जो है ना, या तो उसने अपना जो है सेनापति ईसा खान नियाजी को बनाया था। उसकी उम्र 110 साल के आसपास थी उस वक्त। इतना बूढ़ा था ईसा खान नियाजी का। तो और जो 40-42 साल का जो उसने बनाया था अपना समस खान प्रधानमंत्री,
वो शेरशाह सूरी का निजी दास था, अच्छा, गुलाम जिसको हम बोलते हैं। बाद में तो संग्राम था उनका। हेमू का गुलाम संग्राम था। अच्छा, हेमू के गुलाम का नाम संग्राम था। तो वो उन्होंने कहा कि भाई ये बनाएंगे, तो उन्होंने देखा कि ताज खान ने इसके भाई की हत्या की थी, ख्वास खान की। ख्वास खान जो है आज बहुत पावरफुल लीडर योद्धा था शेरशाह के ज़माने में, लेकिन इस्लाम शाह उससे पसंद नहीं करता था। वो इसलिए पसंद नहीं करता था कि ये ख्वास खान ही था जो ये कहता था कि ये हक मारा गया आदिल का। इस्लाम शाह शेरशाह सूरी की क्या लगते थे? इस्लाम शाह शेरशाह सूरी का लड़के थे। उसके 2 लड़के थे शेरशाह सूरी के, आदिल शाह और इस्लाम शाह। इस्लाम शाह छोटा था, आदिल शाह बड़ा था। तो जब इस्लाम शाह को राजा बनाएगा तब ख्वास खान ने विरोध किया था कि भाई राज पे, इस पे जो सिंहासन खाली है तो उस पे हक जो है वो एक ही आदमी का है, वो आदिल शाह है। तो वो पुराने ज़माने में ये कहावत होती थी कि शहजादों की तकदीर में 2 में से एक चीज़ होती, या तख्त या ताबूत। या तो सिंहासन पे बैठेंगे, नहीं तो दूसरा मार देगा, ताबूत में जाएंगे। मैं दारा को पढ़ रहा था जब पता लगा कि हाँ, ये पुरानी कहावत है। बड़े बड़े लोग होके जा चुके हैं इस दुनिया में। ये पुरानी कहावत है इसमें कि शहजादों की तकदीर में 2 ही चीज़ होती हैं, या तो तख्त या ताबूत। तो ये ताज खां को पता लग गया था कि तेरा जिंदगी अब कुछ दिनों की मेहमान है। तो उसमें रेबल क्योंकि जो सेनापति बना है, प्रधानमंत्री है, उसके भाई की तूने हत्या की है और वो बदला लेगा, चाहे तेरे इरादे कितने नेक क्यों ना हो, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं। इसलिए वो 15,000 की सेना को बरगला के उसने विद्रोह शुरू किया। और ये विद्रोह होता और फिर इतना बड़ा हो गया कि ताज खान वहाँ गुरिया के पास, अभी आप गुरिया की बात कर रहे थे, तो गुरिया 1 लाख की सेना लेके चला था और उस वक्त हेमू के पास केवल 12,000 आदमी थे। और वो उन्होंने कहा था कि कल का दिन हमारा दिन है नहीं भाई। उसने अपनी सेना को इकट्ठा किया और संबोधित बोले कल तो हम मरे जाएंगे, कल तो आज रात को ही करेंगे जो कुछ करना है, आज रात को करेंगे। तो उसमें जैसे एक प्रसंग आपने लिखा है, जैसे गुरिया का जब कत्ल किया उन्होंने तंबू में घुस के, तो 4 वो लड़कियां सदमे में खड़ी रही। तो ये मतलब ये आपकी कल्पना शक्ति थी या इसके भी एविडेंस मिले हैं? देखिए क्या है कि इनका हरम होता था, साथ चलता है, वो साथ चलता था। मुगल भी अपना हरम साथ लेके चलते थे, ये भी अफगानी भी अपना हरम साथ लेके। हरम मीन्स कि उनकी पत्नियां भी होती थी उसमें, 10-10 तो पत्नियां ही, कई तो पत्नियां होती थी, फिर उनकी सेवादारनी होती थी, रखेल भी होती थी, सारी प्रकार की थी। तो कोई भी हरम लेके चलते थे अपना साथ, और जनान खाना कह लो आप उसको, वो लेके चलते थे साथ युद्ध में। हेमू के कोई औलाद नहीं थी ना, हेमू उन्होंने गुणपाल को, महिपाल को अपना दत्तक पुत्र था उनका। उनकी कोई औलादें चली आगे? हाँ, आगे चली हैं। अच्छा, इस पानीपत युद्ध में जो है महिपाल जिंदा रहा है। अच्छा, महिपाल जिंदा रहा। महिपाल वो मचारी आ गया, छुपते छुपाते घूमते रहे। महिपाल के लड़के को अकबर ने यहाँ का तहसीलदार बनाया है। अच्छा, कानौड़ का, महेंद्रगढ़ का तहसीलदार जो है महिपाल का लड़का रहा है। तो इस चीज से जो मैं आपको रिलेट कर रहा था ना कि अकबर उसको मारना नहीं चाहता था, तो अगर वो मारना चाहता था या उसे ऐसी जाति दुश्मनी थी उसकी, तो उसके बच्चों को भी नहीं छोड़ता, सबको मार। लेकिन जब ये हुआ, ये युद्ध खत्म, पानीपत में मारे गए और राज भी खत्म हो गया। बाद में मेरी किताब में एक चीज का जवाब इसमें नहीं मिला सर, जैसे हेमू युद्ध में हार गया, किताब वहीं खत्म, मैंने वहीं खत्म कर दी। हाँ, आप नेक्स्ट पार्ट लाना चाह रहे होगे। हाँ, लेकिन वो उसका क्या हुआ आदिल शाह का? उसके बाद आदिल शाह, तो उसके बाद तो देखिए क्या है कि दिल्ली पे अकबर आ गया। तो ये बाकी तो जगह सारा इनका अफगान पठानों का ही राज था ना। अच्छा, तो धीरे धीरे अकबर ने वो सारा इनसे कैप्चर किया। तो आदिल शाह अपनी मौत मरा या हार गया? आदिल शाह युद्ध में मारा गया। हाँ, जब मुगलों ने वहाँ बैरम खान नहीं लड़े हुई तो। हाँ, बैरम खान ने लगभग बैरम खान ही अच्छा, आदिल 14 साल का चल लड़का, इतना होने के बावजूद उन्हें लड़ाई लड़के, मतलब अच्छा, आदिल शाह के चुनार में ही मारा गया वो। चुनार में ही मारा गया।
और वो जो है अकबर तो 14 साल का लड़का था। बैरम खान ने तो ये सारा एरिया देखा हुआ था ना। बैरम खान तो जो है ना हुमायूं के साथ। बैरम खान से अकबर ने पीछा कब छुड़ा है? बैरम खान से जो इतिहास जहाँ मेरे सामने आया है कि माहिमा अंगाई को औरत थी, वो उसकी अकबर की यूं कह लिया गार्जियन थी, वो उसकी अतालिक थी। अतालिक शब्द यूज होता था उनके लिए, गार्जियन के लिए, गुरु के लिए। माहिमा और दोनों से एक साथ किनारा किया था। हाँ, तो इन्होंने कहा कि अब इस बंदे से छुटकारा पा लेना चाहिए। ने एक बार विद्रोह भी किया उसके खिलाफ। उस वक्त ये आके इसने माफ़ी मांग ली थी कि ठीक है मैंने विद्रोह कर दिया, लेकिन अब मैं आपके प्रति लॉयल रहूँगा। लेकिन अकबर ने ये सोचा कि जो आदमी एक बार विद्रोह कर सकता है वो लॉयल हो नहीं सकता, और इसको कहा कि आप हज पे जाइए, और वहाँ गुजरात में इसकी पाटन में इसकी मर्डर कर दिया। अच्छा। हाँ, इसका मर्डर हो गया था। अच्छा, एक चीज इस किताब में जो मुझे कंफ्यूज कर रही थी कि जब से हम सुनते आए हैं, एक चीज सुनते आए हैं कि हेमू एक बढ़िया था, वो एक व्यापारी थे, और आपकी किताब में भी उनके लिए उनके दुश्मनों ने बार बार बक्काल शब्द का इस्तेमाल किया है। लेकिन इसमें आपने उनका जो सरनेम है वो भार्गव बताया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, भार्गव गोत्र ब्राह्मणों में होता है। हरियाणा में खूब ब्राह्मण मिलते हैं भार्गव गोत्र के। तो हेमू वैश्य थे, बणिये थे, या फिर पंडित थे? देखिए, वो जमाना था, उस जमाने में व्यापार करने वाले को बणिया कहा गया होगा ऐसा। जहाँ तक इनकी पैदाइश का संबंध है, ये भार्गव गोत्र के इनके पेरेंट्स हैं। इनके पंडित से भी ये बात साबित हो चुकी है, और बहुत सारे इतिहासकारों ने इस बात को माना है, आज भी रिसर्च करके माना है। और एक इंदू हैं, डॉक्टर इंदू राव, वो भी हेमू पे रिसर्च कर रही हैं। तो वो हेमू के गांव में भी जाती हैं, वहाँ भी लोग इनको जो है ना माचारी गांव में, हाँ, ब्राह्मण है, भार्गव गोत्र के हैं आज के दिन। हाँ बिल्कुल, भार्गव गोत्र के ब्राह्मण थे। इनके पेरेंट्स जो है, इसके पिताजी जो है वो जो क्रियाक्रम वाला जो पंडिताई का काम है वो भी करते थे, व्यापार भी करते थे। तो व्यापारी होने के नाते इनको जो है वो उस वक्त बढ़िया कहा गया। बाकी और बक्काल क्यों कहा गया? बक्काल शब्द भी बढ़िया के लिए, जो मतलब जैसे बक्काल मतलब जो खाल उतार दें, हैं? नहीं, हाँ, मतलब जो नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। नेगेटिव सेंस में जो है ना, डेरोगेटरी टर्म है। ऐसे कहते बाणिया बक्काल ऐसे बोलते थे। बक्काल जो है ना, मतलब वो उसी के लिए, व्यापारी के लिए यूज किया गया। पर ये उस तरह के व्यापारी नहीं थे। आपने देखा है कि ये मतलब इतने नरम दिल व्यापारी थे कि ये अपना जो सूद है अक्सर माफ कर दिया करते थे। हाँ, वो क्या था इनका, देखिए कि जब आपके पास पैसा है तो आप इसको कहीं रोक के रख दोगे, अलमारी में रख दोगे तो वो तो उतना ही मिलेगा ना, 20 साल के बाद निकालोगे तो भी। इसी कंसेप्ट पे बैंक बने हैं कि उसको देना पड़ेगा किसी को, जब भी वो उसकी फसल बोनी पड़ेगी ना, तो उसकी फसल कैसे बोएगी? आप उसको ऋण के रूप में किसी को देंगे तो ये तो उसकी फसल हुई ना। ठीक बात है। तो ये सोचते थे कि जैसे फसल मारी जाती है, थोड़ा बहुत ये भी मारा जाएगा। दयालु थे वैसे ये नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट है। उसको देखिए क्या है ये कि हेमू जो है वो एक उसको बहुत सारे रूपों में हमें देखना होगा। एज ए वॉरियर, एज ए फिलोसोफर, उसकी फिलोसफी बहुत बढ़िया है। एज ए फिलोसोफर वो कहता है गाय गंगा और गीता, ये हमारी धुरी है, ये चीज़ें, ये हिंदुस्तान की धुरी है, गाय गंगा और गीता। अब गाय हमारा, मथुरा में तो उन्होंने बहुत धार्मिक चर्चाएं भी की। धार्मिक चर्चाएं उन्होंने जो है आदिल शाह को, जब आदिल शाह ने ये मर्डर कर दिया तो उसने बुलाया सभी अपने कोर्टियर को कि ये काम मुझसे गलत हो गया, आप जो चाहे मुझे सजा दे दें। तो वो तो एक कहने की बात थी, कोई कह देता कि चलो तेरे को फांसी दे देते तो क्या मानने वाला तो नहीं था वो। तो वो लेकिन मतलब उनसे वो सिंपैथी गेन करना चाहिए। अनाथालय, यतीम खाने इन्होंने खुलवाए। हाँ, तो उन्होंने कहा कि देखिए आपने एक बच्चे की हत्या की है, तो आप एक ऐसा यतीम खाना खोलें जिसमें यतीम बच्चों की पालन पोषण। हालांकि आदिल शाह का जो कैरेक्टर है उपन्यास में बड़ा अजीब तरह का कैरेक्टर। आदिल शाह कौन है? वो सारी अय्यासियां भी करता है और दिखावा भी करता है। लेकिन पता, आदिल शाह जो तानसेन है उनका गुरु है, ये पखावज बजाने में कहते हैं उस वक्त आदिल शाह के मुकाबले का कोई व्यक्ति नहीं था। आज म्यूजिशियन। यस। और उसका दूसरा जो शिष्य है वो बाज बहादुर है,
मालवा का राजा बाज बहादुर। अच्छा। बाज बहादुर रूपमती की कहानी आपने सुनी होगी। हाँ। वो बाज बहादुर उसका इनका शिष्य था। हाँ जी, वो बहुत बड़ा पखावजवाद था। पखावज तबला बड़े तबला होता है। हाँ। और एक बार तो एक राजा ने इस्लाम शाह के सामने एक इतना बड़ा पखावज भेजा कि जो 7-8 फुट लंबा था। तो हाथों से बजता है, तो इतने चौड़े हाथ कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो उसने कहा कि अगर ये पखावज बजा दे तो मैं मानूं तेरे दरबार में कुछ है, दरबार दम है। तो बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हुई कि भाई इसको कैसे बजाए, इतने लंबे हाथ तो किसी के हो ही नहीं सकते। 6-7 फुट लंबा, कितना 4 फुट चले जाएंगे, हाथ 5 फुट चले जाएंगे। तो आदिल शाह ने लेट के उंगलियों से और पाँव की उंगलियों से बजा दिया, तबला बजाया। पखावज लंबा होता है ऐसे। पखावज, हाँ, पखावज जैसे होता है। तो ये टैलेंटेड आदमी था। यस, टैलेंटेड। ये देखो क्या है, ये उस वक्त हम कहते हैं ना आदिम युग था। नो, एजुकेशन बहुत थी उस वक्त। हमारी तरह डिग्रियां नहीं थी, बस एजुकेशन बहुत थी। हर प्रकार के लोग उन्हें पढ़ाने घर आया करते हैं। फारसी पढ़ाने अलग आ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने के लिए अलग आ रहा है। एस्ट्रोलॉजी का इतना ज़बरदस्त हुमायूं हुआ जो आप कह सकते हैं निष्णांत आदमी था वो एस्ट्रोलॉजी में। हेमू माशारी नहीं थे? हेमू देखिए कई जगह मिलता है। एक शब्द आता है जागीर मजलिस। जागीर मजलिस क्या होती है कि बड़े बड़े जो लोग हैं उनको अपने घर पे बुलाया जाए, दावत दी जाए। बड़े बड़े लोग बुलाए गए तो दावत में तो भाई उनको लिए शराब भी चाहिए, शाकाहारी भी चाहिए, मांसाहारी भी चाहिए, सब परोसने का उसमें जागीर मजलिस का आता है जिक्र 2-4 जगह। और कई बार इनको कह भी देते थे कि ये मोमडन है, ये मुसलमान है, ये ऐसे काम करता है जो एक ब्राह्मण को चाहिए। लेकिन खाते थे या नहीं खाते थे, अब वो तो कहीं रिसर्च। दावत दे रहे हैं तो हाँ, दावत वो जरूर देते थे। जो खिला रहा है वो खा भी सकता है, नहीं भी खा सकता है। नहीं, तो खिला रहा है तो खा सकता है, ये एक सोच सकते हम, हो सकता ना भी खाए। तो लेकिन कहीं ये नहीं आया कि भी उसने मांस की दावत दी है। अच्छा, एक सवाल और है राजेश जी, ये जो अकबर का जब भी हम जिक्र करते हैं, आपकी नज़र में मतलब अकबर कैसे शासक रहे हैं? देखिए, मैंने जो मेरी रिसर्च थी ना, तो मैं सेंटर्ड रहा हूँ हेमू के ऊपर। यूँ समझ लो आप के लगभग जो लोधियों का शासन है, बहलोल लोधी से मैंने डीप स्टडी की है। उससे पीछे की पढ़ा तो है सारा, लेकिन मेरा जो सब्जेक्ट था ना, मेरा सब्जेक्ट बहलोल लोधी से शुरू होकर अकबर तो 14 साल का बच्चा है, वहीं खत्म हो जाता है। वहीं खत्म। नेक्स्ट किताब में आ सकते हैं। हाँ, समय मिला तो। अभी तो नेक्स्ट किताब ये हेमू के ऊपर ही मेरी 2 किताबें और आने वाली हैं। अच्छा, एक हेमू को हिंदू हृदय सम्राट क्यों कहते हैं? देखिए, जब ये दिल्ली में शासन हुआ, और हिंदू हृदय सम्राट क्यों कहते हैं कि एक राजा जो है वो, हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है कि राजा जो प्रजा को अपने बच्चे की तरह पाले, कोई भेदभाव ना समझे, वही राजा है जो सबको एक समान भाव से पाले। तो जब ये युद्ध हुए, जब इसने विद्रोहियों को दबाया, तो उस वक्त जो लोग युद्ध में वीर गति प्राप्त हुए, चाहे वो विद्रोही सेना के थे या इसकी थे, तो इसने राजा को मजबूर, आदिल शाह को मजबूर किया कि वो लोग भी हमारे व्यक्ति, उनको भी 50 स्वर्ण मुद्राएं मिलनी चाहिए। और उनका जो अंतिम संस्कार है, वो उन्हीं की परंपरा के अनुसार करते थे, दुश्मनों का भी। वो उनका बड़े सम्मानपूर्वक जो युद्ध में मारे जाते थे, तो ये छोड़ के नहीं भागते थे, ये अपनी एक टुकड़ी को वहाँ लगाते थे या खुद रहते थे। तो उनका सम्मानपूर्वक, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, जो भी, और जो भी सैनिक, चाहे देखो 2 सेनाएं लड़ रही है, एक दुश्मन, दोनों दुश्मन हैं, लेकिन जो दुश्मन का है उसको भी इन्होंने 50 स्वर्ण मुद्राएं एज कंपनसेशन उसकी फैमिली को दिलवाई। तो ये जेनरोसिटी तो बहुत लोग बिल्कुल। दूसरी चीज़ है कि इन्होंने एक बार जब भी ये बयाना का इन्होंने मुहिम चलाई बयाना की, तो उस वक्त बड़े ज़बरदस्त अकाल पड़े हुए थे। तो इसने अपनी सारी रसद, अपनी सारी सेना को, तब तो दुश्मन के सैनिक भी कहते हैं वेश बदल के वहाँ पे खा रहे थे। उस किले में से लोग आते थे, सामने किले में से आ रहे हैं,
बयाना के किले में से जनता आ रही है, उनको खिला रहा है ये खाना, उनके लिए लंगर लगवा दिए तुमने। कितने पब्लिक जनता है, दुश्मनी हमारी सैनिक से, सैनिक चाहे वो एक जगह जो उन्होंने कहा भी कि सैनिक की दुर्गति सैनिकों की लाशों की दुर्गति की थी, तो आप मेरे बोला इनमें फर्क क्या रह गया फिर। सैनिक जो है वो बदले की भावना से युद्ध नहीं लड़ता है, वो अपने जो उसे मकसद दिया गया, जो उसे आदेश दिए उस आदेश के तहत अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जो भी उसे, तो उसकी कोई व्यक्तिगत रंजिश थोड़ी ना किसी के साथ। इस किताब के अनुसार राजेश जी, इनको तीसरी बार मतलब ये वीरगति को प्राप्त हुए। इससे पहले 2 अवसर ऐसे आए जिसमें ये बच निकले। एक तो किले के अंदर जब इनको बेहोश करके ले जाया गया, नहीं वो पटना षड्यंत्र की बात कर रहे हैं आप ना, वो और इसके पहले एक बार घायल हो गए थे गुरिया के साथ जो युद्ध हुआ, वहाँ बिल्कुल ये जो है ना, इससे पहले तो बहुत बार इन्होंने मृत्यु को बहुत बार गले लगाया, साक्षात्कार किया बहुत बार जिंदगी में, कदम कदम पे। जब ये बच्चे थे 8 साल के, उससे लेके 16 साल की उम्र में तो इन्होंने एक ऐसा कारनामा किया था जिसको कि आज मतलब उतना बड़ा योद्धा कोई उस वक्त 16 साल की उम्र में इतना बड़ा निर्णय कोई ले नहीं सकता। वो निर्णय इन्होंने लिया था। क्या? तो वो जो मेरे पहले 2 भाग हैं जिसमें कि थोड़ा ये वाला किस्सा ये क्या था कि इसने जब कर उघारे थे ये सिकंदर लोधी के आदमी, तो 1505 में सिकंदर लोधी ने आगरा की नींव रखी। आगरा एक नया शहर बसाया जाए। सिकंदर लोधी का ख्वाब था कि जो ग्वालियर का किला है ना, ये मुझे मिले। राजा मान सिंह और ये उस वक्त शासक थे, तो उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये किला मिले मुझे। और ये अगर ये ग्वालियर से मैं पार चला गया ना, फिर तो सब जगह जो है ना दारुल हरम पूरा मुस्लिम जो इस्लाम की स्थापना कर दूंगा। लेकिन बीच में उसका रास्ता रोक के ग्वालियर में बैठा था मान सिंह, तो इसने बुला लिया, ये लड़का आ गया वहाँ। तो जब ये जब लगान उगा रहे थे, तो आगरा की जो इन्होंने नींव रखी तो शहर बन रहा था, तो उसमें तो कारीगर भी चाहिए थे, लकड़ी का काम करने वाले भी, फर्श का काम करने वाले भी, चिनाई का काम करने वाले भी, मजदूर भी। तो इन्होंने कहा कि भाई जो आदमी लगान नहीं दे सकता, जो किसान, उसको पकड़ जाओ, बंदी बना लो, उससे जो भी काम है ना, ये शहर बन रहा है वो काम करवाओ। तो इसके गांव के आसपास के सैकड़ों व्यक्ति जो है ना पकड़ ले गए थे। और ये गया उसके पास, तो इसको उसने ढाल का ऑर्डर दे रखा है कि मेरे लिए ढाल बना के लिया। और ये उसने सैकड़ों कैदियों की इसने रात में उसकी जेल से छुड़ा लिया 16 साल की उम्र में। कितना बड़ा इसने स्टेप उठाया कि जो बंदा तेरे को इतने बड़े ऑर्डर दे रहा है, व्यापारी को ऑर्डर दे रहा है, उसी की जेल से तू लोगों को छुटा रहा है। पर ये कितना बड़ा स्टेप था। 15-16 साल की उम्र में ये स्टेप इस बंदे ने उठाया था। अच्छा, ये जो महेश दास बीरबल हैं, हाँ जी, और राजा टोडरमल हैं, ये तो हेमू के बहुत ही लॉयल लोग थे। तो ये अकबर के साथ कैसे मतलब इनकी ट्यूनिंग बन गई? बात देखिए, जब हेमू की डेथ हो जाती है तो ये लोग तो कोर्टियर थे। देखो, एक होते हैं योद्धा। हालांकि बीरबल ने भी बाद में, बीरबल ने तो गुप्तचरी भी की है काफी, उनकी गौरिया को मरवाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। वो पूरी उसकी छावनी का जो ज्योग्राफी उसने बताई कि कहाँ उसका खेमा है, उसकी क्या, वो पहली मुलाकात थी उससे थोड़े दिन पहले, सिक्योरिटी लेयर क्या है उसकी। वो पान बेचता था ना उससे पहले, तो छावनी में जाके पान बेचता था। हेमू की छावनी में भी पानी बेचने के लिए आया था। तो उसने देख लिया कि ये हाँ बंदा है काम का ये। तो उसको काम यही सौंपा था कि उसको देख क्या हो कि भाई कितने जो है ना उसकी, कहाँ वो सोएगा, कहाँ उसके कितने सुरक्षा घेरे हैं, सुरक्षा घेरों में जो कितने बंदे लगे हुए हैं, कैसे क्या है उसकी ज्योग्राफी क्या है छावनी की। तो उसी से फिर रात को उन्होंने अटैक करके गुरिया को मारा था 12,000 आदमियों के साथ लेके जी। तो आपका प्रश्न ये था ना कि जो ये हेमू को लोग जो है ना हिंदू सम्राट क्यों कहते हैं। तो देखो, जेनरोसिटी उसकी, कर्ज माफ कर देना, लोग दयालु। और दिल्ली में भी जब उन्होंने तख्त संभाला, हाँ, तब भी दिल्ली भूख से कंगली हो गई थी दिल्ली, बिल्कुल। दिल्ली में जो है ना बिल्कुल अच्छा, काला फैला हुआ था। राजेश जी, कहते हेमू 28 दिन दिल्ली के सम्राट रहे, क्या ये सच है? देखिए, जब ये तुगलकाबाद युद्ध हुआ, उसके बाद तो कोई था ही नहीं मुगल वहाँ। और तुगलकाबाद की युद्ध की सही तिथियाँ
भी उसमें भी मतभेद है। तो जब मुगल शासक कोई वहाँ था ही नहीं, वो तो हुमायूं की डेथ हो चुकी थी, हुमायूं की डेड बॉडी को साथ लेके निकले हैं यहाँ से वो। उसको तो दफनाया या नहीं था इन्होंने। हुमायूं को तो बेचारा, हुमायूं को कहाँ दफनाया फिर उन्होंने? हुमायूं को वहीं जाके कंधार में, कंधार में दफनाया। अच्छा। यहाँ से लेकर चले गए। इनका पुराना कंधार ही था उस वक्त जब ये मुहिम पे आए थे, उस वक्त ये कंधार इनका हाथ में आ गया था। अच्छा। तो कहते हैं कि बैरम खान ने कलानौर में, पंजाब में जो कलानौर है, वहाँ एक चबूतरे पे, ईंटों के चबूतरे पे खड़ा करके अकबर का वो राज्याभिषेक कर दिया था। हाँ, छोटे से चबूतरे पे कर दिया। छोटे से तो उसको हिंदुस्तान का राजा मान रहे हैं। लेकिन जब एक जो दिल्ली में तो हेमू बैठ चुके थे उस समय, एस्टेब्लिश शासन था, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव तो उनका विधिवत हुआ कुछ वहाँ पे? हाँ, कभी? बिल्कुल बिल्कुल। उसका राजा आदिल शाह ने खुद किया आके? ना, राज्याभिषेक उनका जो वैदिक रीति से हुआ। अच्छा। वैदिक रीति से ब्राह्मणों ने जो है ना, वो सारा ये लिखा हुआ है कि दशहरे के दिन जो है वो उनका वैदिक रीति से पूरा जो है, जिस प्रकार हमारे जो हिंदू राजाओं का राज्याभिषेक होता है, 108 घाट स्नान करा के उनको और सारे उनसे प्रतिज्ञा करवा के कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, ये करूँगा, फिर उनका राज्याभिषेक। उसके 28 दिन बाद वो उसके 28 दिन बाद पानीपत की। हाँ। अच्छा, 5 नवंबर को पानीपत का हुआ और 7 अक्टूबर को इनका राज्याभिषेक है, दशहरे के दिन। 7 अक्टूबर 1556 को इनका राज्याभिषेक की तिथि मानते हैं लोग, और 5 नवंबर 1556 को पानीपत का ये सेकंड वॉर में उनको शहादत मिल गई थी, वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अच्छा, हेमू को मैं सोदा पानीपत भी रहा हूँ मैं, तो जब सोदा गांव में मैं खड़ा था तो मुझे याद आया कि यहाँ तो विक्रमादित्य हेमू जी की शहादत हुई थी। तो फिर मैंने गांव वाले से पूछा तो उन्होंने एक मजार सी मुझे दिखाई, हरे रंग का उस पर कलर है और बंद पड़ी है, वो बहुत ही जीर्ण शीर्ण सी, मतलब बहुत खराब हालत में है। तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि हेमू को यही मतलब उनको देखिए क्या, पानीपत का युद्ध का मैदान जो है, अब जो भौगोलिक हम पानीपत की स्थिति ले तो वो चीज़ें अब तो ट्रेस आउट भी नहीं होंगी, लेकिन सोदा गांव में जहाँ जो मजार है वो एक्चुअल वही जगह है जहाँ उनके बैरम खान ने उनका सिर काट दिया था, कलम किया था। तो सिर बैरम खान साथ ले गया था उनका? बैरम खान ने उनका धड़ को तो लाहौर भेज दिया था, और उनका सिर दिल्ली के जो किला था उसमें। तो विधिवत उनका अंतिम संस्कार कहीं भी नहीं हुआ? नहीं, उनकी डेड बॉडी कहाँ गई किसी को नहीं पता चली। डेड बॉडी का जो इतिहास में आ रहा है वो यही कह रहा है कि इसके सर को जो है ना वहाँ लटका दो दिल्ली के किले पर, इसके धड़ को लाहौर भेजो, ताकि काफिरों को पता लगे कि मुगलों के शासन चिन्ह के साथ छेड़खानी करने की क्या सजा हो सकती है। तो जहाँ तक इनके विधिवत दाह संस्कार की बात है वो इतिहास में, तो इनके बेटे महिपाल वहाँ से किसी तरीके से निकल गए? वो महिपाल बचे हैं, क्योंकि महिपाल के लड़के का बाद में जिक्र आता है, और उनको कानोड़ का क्या नाम उनके बेटे का? उनका शायद गुणपाल या कुछ ऐसा, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो इससे आगे कहानी है। तो उनको कानौड़ का फिर उन्होंने तहसीलदार बनाया? कानौड़ का तहसीलदार अकबर के समय में वो। तो यानी कि उनका घर परिवार तो चलता ही रहा। हाँ, क्योंकि काम तो उनका ऑलरेडी था ही। हाँ जी, व्यापार तो था ही उनका। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज भी लोग भार्गव गोत्र के उनके हेमू की जो जहाँ पे शहादत हुई उनकी उस जगह पे, वो उस जगह को मोनुमेंट के रूप में भी तब्दील नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो देखो, मैं 2-3 साल पहले गया था, हालांकि पीछे एक हेमू जब हमारे सीएम होते थे मनोहर लाल खट्टर जी, तो इन्होंने कहा था कि वहाँ कुछ मोनूमेंट इनका करवाएंगे। एक डाक टिकट भी जारी हुआ था, मेरी किताब का विमोचन भी किया था। तो अब है जागृति आ रही है हेमू के बारे में लोग। अच्छा, हेमू का ये जो फोटो आपने छापा है यहाँ पे, ये काल्पनिक फोटो, ये काल्पनिक फोटो है। उनका कोई उस समय पेंटर तो होते थे? नहीं थे उस वक्त कोई। इनको ये फुर्सत ही नहीं कोई फोटो जो है ना, जो एक उपलब्ध है फोटो, बहुत पुराना सा फोटो है उसके हिसाब से बनाया गया? ना, ये उसके हिसाब से नहीं, ये टोटली काल्पनिक ये फोटो है। अच्छा। ये मैंने गुरिया के साथ जो युद्ध है ना, हाँ, उस वक्त की सीन का एक ये है। अच्छा, उस वक्त का है, ये काल्पनिक फोटो है, ये आप इसे कह नहीं सकते। तो दाढ़ी मूछें रखते थे? हाँ, दाढ़ी मूछें रखते थे।
दाढ़ी मूछें रखते थे, ये इतिहास में आया है उसके जगह। क्योंकि जब वो जब उन्होंने उनका राज्याभिषेक से पहले वो एक हवन कर रहे थे, तो उस वक्त क्या हुआ कि उनके हाथ से कटोरा छूट गया था, जो ऐसे घी का कटोरा डालते हैं, तो अपशकुन माना गया था। और उसी वक्त कुछ पंडितों ने भविष्यवाणी की थी कि ये राजा के लिए ये महीना, ये साल अच्छा नहीं है। तो उस वक्त ये आता है कि उनके दाढ़ी के बाल जल गए थे, उनका हाथ जल गया था। अच्छा, ये इतिहास में मैंने एक जगह पढ़ा। राज्याभिषेक के दौरान ही? राज्याभिषेक से पहले जो हवन कर रहे थे वो। तो एक राजा के रूप में जो सहूलियतें एक राजा को मिलती हैं, जैसे जिंदगी उसको मिलती हैं, वो तो हेमू जी नहीं पाया कभी। ना, ये तो वो तो जैसे ही आदिल शाह का सेनापति बने, इसमें भी ये तो पूरा प्रकरण है इसके ऊपर, तो ये पूरा जगह मिलता है कि रमैया जो इसका सेनापति था वो इसका सगा भांजा था। सादिल खां कक्कड़ जो है वो इसका बिल्कुल शागिर्द ही था, यूं समझ लो। सादिल खां कक्कड़, हाँ, सादिल खां कक्कड़ इसका जो दूसरा, भगवान दास इसका जो था वो गुज्जर भी था कोई इनका, गुद्दड़ गुज्जर है। गुद्दड़ गुज्जर, हाँ, वो उसका गुद्दड़ नाम काल्पनिक है, मैंने उसका एक्चुअल नाम मुझे कहीं मिला नहीं को। अच्छा, गुद्दड़ उसका नाम। इनकी सेना में जाट भी बहुत थे। हाँ, जाट थे, गुज्जर थे, वाल्मीकि थे, सारी जाति। एक युद्ध तो इन्होंने वाल्मीकि के शौर्य की वजह से भी जीता। हाँ, वाल्मीकि थे। और ये जितनी जो है ना, जिनको हम कहते हैं कि पहले जाति कर्म। अच्छा, इसमें जैसे कई कई जगह अगर पूरी किताब के युद्ध, वो एरिया गुजरों का है, यूं पूरा पढ़े सर, तो मुझे लगता है 50-40 हजार लोग तो इन युद्धों में मर ही गए होंगे। कौन से इन युद्धों? इनके सारे युद्धों में बहुत ज्यादा लाखों से ऊपर। 10-12 हजार हर युद्ध में मिले 2-2.5 लाख के आसपास। इसको तो ईसा खान नियाजी ने, तो आपने इसमें किताब में पढ़ा होगा कि वो लोग इनको कहते हैं कि आदमखोर हो गया, हत्यारा है ये, आदमखोर हो गया, आदमखोर हो गया ये। इसको तो हत्या लोगों के शव देखे बगैर इसको। लेकिन आदिल शाह इन पे बहुत लास्ट तक भरोसा करता रहा। बनाया उसी ने ना। आदिल शाह का तो विद्रोह हो गया था, उसको 3 दिन नहीं रहने देते। अगर ये कितने साल जी पाए आदिल शाह इनको सेनापति बनाने के बाद? आदिल शाह ने 7-8 साल, उसके बाद अकबर का शासन आया है, तो उसमें 7-8-10 साल तक वो जिंदा रहा है। जिंदा रहा। हाँ, उसने काफ़ी लोहा लिया इसके साथ। अच्छा। बहादुर ने, उसके लड़के ने भी, आदिल शाह के लड़के ने भी सेनाएं बनाई हैं, इसके साथ युद्ध हुए, मुगलों के साथ उनके भी। ग्वालियर फिर भी नहीं गया वो? इजीली उनको नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, इजीली नहीं दिया है हिंदुस्तान। दिल्ली तो इजीली मिल गई थी उनको, दिल्ली से आगे फिर उनको सारा ही तो लेना था। थे वो भी मुस्लिम, थे वो भी मुस्लिम, बस वो अफगानी थे। ये वो पठान थे, और ये अफगान पठान थे, और वो बिलोच थे, वो बलूचिस्तान से बलूच थे। इसमें खिचड़ी का भी कहीं एक प्रसंग आया है कि खिचड़ी खाने लगे जब एक शरण दी थी, और वो बाबर ने खिचड़ी को बीच में से खाने की कोशिश की। देखिए, इसमें क्या है कि मैंने बीच में जब ये लास्ट चैप्टर लिख रहा था मैं, तो बड़ा एक इश्यू चल रहा था बाबर, तो मैंने इसमें 15-16 पेज बाबर के जो था, बाबर का बचपन से लेके और हिंदुस्तान आया तब तक उसने क्या किया, कितने बाबर ने भी बहुत युद्ध लड़े। और हेमू की तरह बाबर को भी जब भी जो राजधानी मिली युद्ध के बाद, वो भूख से ही पीड़ित मिले। ये समरकंद। तो बाबर का जीवन भी तो गरीबी सी में भी था। गरीबी तो नहीं था, बाबर का फादर वाज ए किंग। बाबर का फादर राजा था। हाँ, बाबर कोई ये तो एक आप यूं कह लिए कि भाई ब्राह्मण फैमिली से, एक व्यापारिक ब्राह्मण फैमिली से, हालांकि इनको जागीरदार कह सकते हैं। इनके फादर दादाजी को 88 गांव मिले हुए थे, और 88 सैनिकों का खर्चा इन्होंने देना था। और गांव मिले हुए थे, वहां से आप लगान इकट्ठा कीजिए, 88 आदमियों की सेना का आप पूरा खर्चा दीजिए। सेना रहती थी राजा की सेवा में? सेना रहती थी राजा के पास। अच्छा, उसका खर्चा दीजिए। 4-5-10-20 आदमी इनके पास दे देते थे कि लगाने, आपने कलेक्ट करने जाना है तो कोई आपके साथ भी तो कुछ छोटे मोटे फौज हो। हेमू ने एक ही शादी की? हाँ, हेमू ने एक ही शादी की। ऐसा कई जगह मुझे लगा कि वो 3 बता रहे हैं उनकी शादी। 3 पत्नी पहले मर गई थी, लेकिन वो
आगे उसका कोई बहु विवाह की हाँ नहीं। मतलब नहीं आता, क्योंकि उनसे बच्चे भी तो होते ना फिर। अगर आज कोई बंदा 3 शादी कर रहा है और उसके औरत संतान नहीं है, उसे इन्होंने गोद तो लेना पड़ा है, महिपाल को गोद ले गोद रखा था। लेना पड़ा है, तो ये चीज मुझे तो लगी नहीं। इनको पोता भी होने की इसमें है किताब में, पोता हुआ जो वो मचारी गांव नथमल, में। उसका नाम है नथमल। नथमल था। नथमल नाम है, और नथमल जो पोता हुआ है वही पूछ रहे थे ना मुझसे। तो अभी मचारी गांव में है इनका कुछ, एक कुआ है हाँ एक कुआ है वो बस, और एक शिवलिंग। हाँ परिवार का ऐसा कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं है वहाँ पे। परिवार का कोई व्यक्ति। और रेवाड़ी में इनका एक रेवाड़ी हवेली है हेमू की, जो बहुत खराब हालत में है। और सोदापुर में सिर्फ वो एक मजार है। वो सोदा गांव में एक वो मजार है, थी तो वो मजार बना दिया उनको। उस पे ग्रीन सा कलर किया हुआ है, और वो कोई छोटी सी है, वो बहुत छोटी सी। हाँ बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी सी। मैं पता नहीं किस अटैचमेंट से मैं वहाँ बहुत देर तक खड़ा रहा। वहाँ कोई आदमी नहीं था, वो तो खंडर से हैं, पर मैं वो बहुत देर तक खड़ा रहा, उसको देखता रहा। और जिस कद का, जितना बड़ा इनका कद है, उस टाइप का इनको सम्मान नहीं दे पाए। मुझे अफसोस है कि दिया नहीं, हमारे इतिहासकारों ने भी नहीं दिया। नहीं, आप सम्मान तो आपने दे दिया। सम्मान तो मैंने तो आपने हेमू को सम्मान दे दिया है, लेकिन सरकार को देना चाहिए ना, क्योंकि ये सरकार तो खुद हिंदू की सबसे बड़ी पैरोकार सरकार। मेरे मिसेज वगैरह कहते हैं, मेरे दोस्त भी कहते हैं कि बस ये तो इसने तो ये मौका ही कोई लेके खाया हुआ है, ये मौका मैंने जब ही इतना, तो हो सकता है कि उसका पुराना कर्ज मेरे पास और मुझे ये मिला हो। हाँ कोई सूद बच रहा। तो ये इसके बाद जो है ना, नहीं बहुत ही शानदार आपने किताब लिखी। मैं चाहूँ तो आपसे इस किताब पे ना घंटों चर्चा कर सकता हूँ। मेरे पास बात करने के लिए इतना मैटर है इस किताब में ऐसी तो, लेकिन ये के बारे में ज्यादा आप बोलोगे तो इसका सस्पेंस खत्म हो जाएगा, पाठक फिर क्या। दोस्तों ये किताब बहुत अच्छी किताब है, और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि राजेश जी मेरे साथ हैं। मैं कोई भी किताब जिस पे चर्चा करता हूँ, अगर वो मेरी कसौटी पे खरी नहीं उतरती है तो फिर मैं उस पर बात भी नहीं करता हूँ। ये मतलब रूटीन का बात है मेरी, और सर के साथ बैठा हूँ और इस पर इतनी बात कर रहा हूँ, मेरे पास बात करने के लिए है। तो जो लोग इतिहास में रुचि रखते हैं या हेमू को जानना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी किताब है, और आप इस किताब को मंगवा सकते हैं। ये सूर्य प्रभा प्रकाशन है, मैं इसमें लास्ट में लिख भी दूंगा। ये यहाँ से सीधे भी आप मंगवा सकते हैं, और एक किसी साइट पे भी ये बिक रही है, एग्जोटिक इंडिया पे, उसका भी लिंक अगर संभव हुआ तो मैं वो भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप किताब मंगवा सकते हैं। बाकी किताब पढ़ने का मजा ये है जब आप इसको पढ़ेंगे। मैं धर्मेंद्र जी आपके पाठकों के लिए, आपके जो दर्शक हैं जी, जो आपकी पॉलिटिक्स ऑफ गुरुकुल के या गुरुकुल पॉलिटिक्स जो आपका चैनल है जी, जो आपका पुराना चैनल है, उसके सभी दर्शकों को मैं ये किताब जो है वो थोड़े से रिड्यूस्ड रेट पे दिलवा दूंगा, कम मूल्य पे दिलवा दूंगा। वो एग्जोटिक इंडिया पे 1320 रुपये की मिलती है। अच्छा, तो यदि कोई आपके माध्यम से आपका दर्शक इसे खरीदना चाहेगा तो आप उसे 700 रुपये में ये किताब को, 700 रुपये में सूर्य प्रभा से खरीदना चाहिए सर डायरेक्ट। हाँ, वो बस आपका नाम लेके वो आपको सिर्फ ये कहना है कि गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स का दर्शक हूँ और ये किताब मंगानी है, तो आपको ये किताब 700 रुपये में सूर्य प्रभा प्रकाशन से आप इसको खरीद सकते हैं। बहुत शानदार किताब है दोस्तों, और किताबें खरीद के ही पढ़ना चाहिए। और हेमू को सच में हम मतलब ये जो इतिहास है न्याय नहीं कर पाया हेमू के साथ। हेमू का कद बहुत बड़ा था। अब इसके और भी एडिशन मुझे लगता है जैसे सीरीज छोड़ते हैं, जैसे हेमू वीरगति को प्राप्त हुए उपन्यास, ये किताब वहीं खत्म हो जाती है। और इसकी गुंजाइश है इनके बारे में नहीं, इसके 2 भाग तो पहले ही और आएंगे। ये तो 3 साल की उसकी जीवन कथा है। हाँ हाँ, ये किताब शुरू होती जब वो आदिल शाह के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री कह लो आप, या सेनापति बने। तो उस वक्त इनकी उम्र 53 साल और टोटल 56 साल। ये 1501 में पैदा हुए। तो 1501 से लेके इनके जीवन और 1553 तक के ऊपर 2 भाग हो रहे हैं। इतने 2 भाग 500 पेज के 600 लग रहे हैं, काम लगे हुए हैं। हाँ, जो शेरशाह सूरी के साथ उनका है, या जो ये सिकंदर लोधी के साथ, और
इब्राहिम लोधी के साथ उन्होंने जीवन बिताया है। उनको शेरशाह सूरी को तो खड़ा करने वाला ये है, शेरशाह सूरी को हिंदुस्तान का राजा बनाने वाला हेमू है। हेमू है। हाँ जी, लॉयल्टी थी इनमें वैसे। हाँ, नहीं तो ये चाहते तो ये आदिल शाह को भी तुरंत गिरा सकते। इनका मकसद हिंदुस्तान में स्वराज स्थापना करना था। इनका मकसद लॉयल्टी आप कह लो इसे, ये हिंदुस्तान को हाँ, हुमायूं से और बाबर से बचाना चाहते थे, है ना? सभी विदेशी आक्रांताओं से बचा, लेकिन अपने वाले समझने के लिए तैयार नहीं थे, ये तो लड़ रहे थे आपस में। ये लड़ रहे थे। अगर उस वक्त के जो बड़े राजघराने थे, बड़े जो हमारा हिंदुस्तान उस टाइम फ्रेगमेंटेड था, टुकड़ों में बटे हुए थे, छोटे छोटे राज्य थे, यदि किसी एक ने भी इसका साथ दिया था तो आज हिंदुस्तान का इतिहास और भूगोल अलग होता। हाँ, मुगलों का इतिहास तो खत्म ही होता है ना, सब कुछ खत्म हो जाता है यहाँ से जो है ना, किसी विदेशी। अच्छा, ये जिस युद्ध में जिस वीरगति को प्राप्त हुए, ये युद्ध जीतने वाले थे, अचानक कैसे हारे? नहीं, देखिए इसमें ये एक छोटा सा क्लू मिला है मुझे कहीं से। मैंने इसमें एक ही शब्द लिखा है इस किताब में, पीछे वाली में उसका पूरा वर्णन है। एक कादिर काना शब्द लिखा है मैंने इसमें। तो एक इसकी बुआ थी, उसका लड़का था कादिर। ये हिंदू है और वो हिंदू ही थी, लेकिन उसने जबरदस्ती उसका एक मुसलमान के साथ निकाह हुआ था। अच्छा, उसका लड़का इससे बड़ी नफरत करता था, क्योंकि उसके पेरेंट्स, हेमू की जो बहन थी, हेमू के घर में काम करने वाली एक नौकरानी थी, उसने मुस्लिम के साथ शादी की उसकी थी। जबरदस्ती उसकी शादी की थी उसके साथ। अच्छा, सुंदर थी वो, तो उसने जबरदस्ती, एक 70-60 साल के व्यक्ति ने उसके साथ जबरदस्ती निकाह किया था, और उससे जो संतान उत्पन्न हुई थी, उसका कादिर नाम था। उसका कादिर नाम था, कादिर काना। हाँ, और वो जो जिसने, तो ये अपने उसको बुआ कहता था, ये उसके घर में काम करने वाली थी। वो जब ये पढ़ता था, टीचर पढ़ाने आते थे, तो उनके साथ, उसके इनके साथ बैठी रहती थी, उनको साथ लेकर बैठती थी। वो बड़ी विद्वान थी, हाँ, बड़ी विद्वान हो गई थी वो सारी चीज़ें पढ़ के। तो उसका लड़का जो है वो इससे नफरत करता था, वो काना था, उसकी एक आंख थी, तो ये उसको कादिर काना के नाम से बोलते थे। पहले बोलते ही थे। वो नफरत इसलिए करता था कि उसके मदर और फादर हेमू को बहुत मान सम्मान देते थे। वो कहते थे कि ये बहुत लायका लड़का है, जबकि उससे 8-10 साल, 10-12 साल छोटा था वो। तो वो उसका ये एक जगह प्रकरण मिला है कि एक जगह वो कहता है कि जब भी मुझे मौका मिलेगा ना, मैं उसकी एक आंख फोड़ूंगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये कादिर के तीर से ही है? हो सकता है, ये मैं इतना श्योर हूँ नहीं, इसलिए मैंने इसमें उसका ज़्यादा होने दिया। पर रिसर्च कर रहे हैं आप? हाँ, उस पर रिसर्च कर रहा हूँ मैं, उस पर। अच्छा, मुझे कोई और ऐसी, हर किताब के पीछे बहुत सारे संदर्भ होते हैं। कितनी मतलब आपको पढ़ना पड़ा इसके लिए, कितनी की मदद मिली? कोई किताब? तो मैंने जो मुख्य ग्रंथ हैं वो इसके पीछे दे ही रखे हैं उनका नाम। मुख्य जो ग्रंथ हैं, हाँ, जो उस वक्त के कंटेम्प्रेरी जो हिस्टोरियन थे, चाहे वह शेरशाह सूरी के समय के हों, या सिकंदर लोधी के समय के हों, या अकबर के समय के हों, या बाबर के समय के हों, तो ये 60-70 किताबें तो मैंने ऐसी दे ही रखी हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी, लगभग 150 से 200 किताबें पढ़नी पड़ी लगभग, जिनमें से छोटे छोटे फ्रेगमेंट के रूप में इसका मिलता है, कहीं तिनके बिखेरे हैं, यूँ समझ लो आप। नहीं, बहुत ही अच्छी किताब लिखी है आपने, और मैं इंतजार करूंगा आपकी बाकी दोनों किताबों का भी। और बहुत ही मतलब, भिवाड़ी में एक गांव है मानहेरू, और मानहेरू गांव के या तो बनारसी दास गुप्ता जी का नाम सुना था? नहीं, वो तो बहुत बड़े नेता हैं, या फिर आपने इतिहासकार के रूप में अपनी पहचान बनाई है, और आप बहुत अच्छी किताबें लिखेंगे, इसकी मैं आप शुभकामनाएं देता हूं आपको। और इतनी शानदार किताब लिखने के लिए आपको बहुत बधाई है। शुक्रिया, आप यहाँ आए, आपने बात की, और आपकी जब भी 2 किताबें और आएंगी, पढ़कर उनके ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे। शुक्रिया सर, नमस्कार। आपका भी धन्यवाद, और आपके तमाम दर्शकों का भी। हेमू के बारे में जान के आपको कैसा लगा दोस्तों, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और हरियाणा सरकार को हेमू को न्याय और सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए हरियाणा की सरकार क्या कर सकती है, इसके सुझाव भी आप जरूर दें, ताकि हरियाणा के मुख्यमंत्री को ये सुझाव भेजे जा सकें। क्योंकि हेमू एक विलक्षण योद्धा थे, लेकिन इतिहास इनके साथ जस्टिफाई नहीं कर पाया, क्योंकि युद्ध में हारने के बाद इतिहास मुगलों ने लिखा। लेकिन अब इनकी परतें खुल रही हैं, और इस आप किताब को पढ़िए सबसे पहले, तब आपको पता चलेगा। शुक्रिया, नमस्कार।